आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम फिर से दोबारा यानी कि अपने 6th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे यानी कि केवीएस के लिए केवीएस एसएसटी के लिए हम क्या देख रहे हैं एनसीईआरटी की समरी और एक एनसीईआरटी के जो आ रहा है क्योंकि आपको पता है इस बार 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आपकी सारी एनसीईआरटी पूछी जाएगी। तो क्या चल रहा था हमारा लेसन नंबर 8 आज करना था और वो भी कौन सी क्लास का क्लास 6 का ज्योग्राफी का। तो लास्ट चैप्टर है आज आपका क्लास 6 ज्योग्राफी का। इसके बाद आपको पॉलिटिकल की मिलेगी फिर हिस्ट्री की। इस तरह से आपके पास जितना भी टाइम है वो सारा हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और अपना साइकोलॉजी या फिर आप जिस कुछ भी कह लीजिए साइकोलॉजी कह लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए या फिर पेडागोजी कह लीजिए वो आपका यानी कि 100 नंबर की आपकी एनसीईआरटी और 60 नंबर का आपका साइकोलॉजी जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल टॉपिक वाइज है यानी कि आप अपना सिलेबस उठा के देख लीजिए और मेरी वीडियो का थंबनेल या फिर आप उसके जो टॉपिक हैं उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, कोई फालतू चीज़ नहीं क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करा जाता। अगर आप इन 160 नंबरों में से मान के चलिए 100 नंबर से ऊपर ले आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए आप क्या हो जाएंगे सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो चलिए पहले हम आज का चैप्टर देखते हैं। चलिए ये मिटा देते हैं ये सब चीज़ें। चलिए तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है क्लास, कौन सी क्लास का है? यानी कि KVS NCERT क्लास 6 की है हमारी और लेसन नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर है यानी कि ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भाई आपको टॉपिक से यानी कि एक तरह से इसके प्रकरण से समझ में आना चाहिए कि चीज़ क्या कह रहा है। एक टीचर की स्किल इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि जिससे आप इस टॉपिक से ही सब चीज़ जान जाएं, यानी कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है वो सब चीज़ें आप इस टॉपिक से ही जान जाएं। तो हमने जब ज्योग्राफी की पहली क्लास ली थी यानी कि पहला चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता होगा उसमें हमने पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, फिर धरती, फिर ये सब चीज़ें क्रम से चलते चलते आपने कल भारत यानी इससे पहले आपने भारत के बारे में पढ़ा यानी कि भारत में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके बारे में पढ़ा। फिर भारत के भौगोलिक स्थिति और जो उसके पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ा, पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ा, महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, हमारा क्षेत्रफल साथ ही ये सब चीज़ पढ़ के हम लक्षद्वीप पक्षद्वीप सब जगह घूम घाम के अब आ गए थे हम जलवायु वनस्पति और वन्य जीवन पर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी जो मौसम है या फिर हमारी धरती है उसमें कितने तरह के मौसम होते हैं, यानी कि 4 तरह के मौसम होते हैं और सभी मौसमों पे ही डिपेंड होती है हमारी वनस्पति, वन्य प्राणी और जल जीवन। यानी कि अगर आपका सन जो ये सन है, मून है और आपकी अर्थ है, ठीक है, ये तीनों का तालमेल नहीं बैठा यानी कि तीनों प्लस होके काम नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन तीनों बिखर जाएगा। ठीक है, फिर आता है मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम भी इसी चीज़ से, अगर सन ने क्या नाम यानी कि सूरज ने अपनी किरणें नहीं भेजी अर्थ तक तो मौसम में भी उतार चढ़ाव रहता है। तो इसी तरह से प्रतिदिन जो होते हैं मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है तो वो होता है जो जलवायु परिवर्तन करने का कारण है वो है सूरज। सूरज और आपने एक शब्द सुना होगा क्या? सुनामी। और सुनामी किस वजह से आती है?
सुनामी किस वजह से आती है, यानी कि सुनामी आती है आपके चंद्रमा के कारण। यानी कि जब आपने देखा होगा, जब दो नाम है, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण होता है सबसे ज़्यादा संभावना कब रहती है, सूर्य ग्रहण के दिन सुनामी आने की। इसलिए आपको कहा जाता है, जो भी मछुआरे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप दूर रहें। तो चलिए, इतना डिटेल में आपको समझना बहुत था। सबसे पहला टॉपिक है क्या, मौसम। कोई मुझे बताएगा मौसम क्या होता है, यानी कि मौसम क्या होता है। मौसम आपके दिन प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन का एक तरह से विवरण है। यानी कि जो 24 घंटे हैं उसका एक विवरण है कि कब गर्मी होगी, यानी कि हॉट, कोल्ड, और तीसरा क्या कहें, बरसात मान लीजिए, या फिर बरसात, भाई वर्षा मान लीजिए। तो ये तीनों जो एक दिन में हो रहे हैं 24 घंटे में, आपका पूरा जो होता है उसे कहते हैं प्रतिदिन का अनुमान लगाना कि आपका क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़ में, आपके फ़ोन में, डिजिटल फ़ोन में, या फिर आपके डिजिटल वॉच में, और किस में, न्यूज़पेपर में आपको क्या मिलता है, डेली एक मौसम की जानकारी मिलती है। आज का मौसम इतना रहेगा, सुबह गर्मी रहेगी, शाम को सर्दी रहेगी। और आप अगर सर्दियों के मौसम में देखते हैं तो ये लिखा मिलता होगा, आज आप छाता लेके निकले या फिर इस तरह से निकले, सावधानी से निकले, आज बारिश का मौसम है, आज गर्मी ज़्यादा होगी तो आप इस तरह। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, डिपेंड, यानी कि आपको जिस तरह से मौसम मौसम के द्वारा ही हमारे जो सब्जियां होती हैं, वनस्पति होती है, वन्य जीवन होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। और मौसम किससे किसके द्वारा होता है, सूरज के, चांद के और धरती के जो घूमन चीज़ें हैं। यानी कि आपका सूरज तो स्थिर है, और जो चंद्रमा है और जो धरती है वो जब घूमेंगे तो वो मौसम में परिवर्तन एक तरह से लाने का काम करेंगे। तो आपको पता चल गया मौसम क्या है, जो प्रतिदिन उसके गर्मी, सर्दी और उसका जो विवरण होता है वो मौसम कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में परिवर्तन को मौसम कहते हैं। एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे, दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो दिन प्रतिदिन होने वाले वो परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन को मौसम कहते हैं। फिर आता है उदाहरण के लिए, जैसे कि आपको कौन सा मौसम, आज के टाइम पे कौन सा मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो यानी कि मौसम हो गया सर्द का मौसम। ठीक है, फिर जब गर्मी में, यानी मार्च के बाद, यानी मई जून में आएगा तो वो गर्मी का मौसम। फिर बरसात का मौसम, फिर शरद का मौसम। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि भारत में कितने तरह के मौसम होते हैं, सामान्य भारत में मुख्य प्रमुख मौसम कौन से, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है भारत में प्रमुख मौसम। प्रमुख मौसम कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4 तरह के। तो और 4 तरह के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम अभी से लेके चलते हैं। भाई हम कब हैं, अभी दिसंबर में है, दिसंबर से लेकर फेब तक आपका ठंडा मौसम होता है, यानी ठंडा मौसम होता है। और ठंडे मौसम को क्या कहते हैं हम, शरद, यानी कि सर्दी का मौसम होता है। फिर पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मौसम क्या है आपका, मार्च से, मार्च टू, जल्दी बताइए कब होगा, मई। उस टाइम क्या होगा, गर्म, भाई गर्मी पड़ती है बहुत सारी, और गर्मी के मौसम में क्या होगा, गर्मी। ठीक है, फिर आता है कौन सा, इसके बाद क्या होगा, मई के बाद क्या आता है, जून। जून टू सितंबर। जून टू सितंबर क्या होती है, भाई आप देखते हो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है, यानी कि मानसून आ जाता है। तो यानी कि आपको एक शब्द में कहें, दक्षिण
पश्चिम मानसून का मौसम, और इसे क्या कहते हैं, बरसात का मौसम, यानी कि वर्षा का मौसम। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्योंकि इसमें पड़ गया है। फिर आता है हमारा अक्टूबर से नवंबर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर कौन सा आता है, इसमें मॉनसून लौटने का मौसम होता है, यानी कि मॉनसून के लौटने का मौसम होता है। तो इसे क्या कहते हैं, शरद। यानी कि आपको 4 मौसम पढ़ने हैं, कौन कौन से। नंबर 1 है शरद, यानी कि सर्दी वाला, सॉरी शरद बोला हूँ, सर्दी, गर्मी और शरद। सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। ठीक है, सर्दी, गर्मी और वर्षा और शरद। तो ये कब से हुआ, सबसे पहले बताया था मैंने आपको, दिसंबर से फेब, दिसंबर टू फेब। फिर ये कब आया, मार्च टू मई। फिर इसे कब लेंगे हम, जून टू सितंबर। और ये लास्ट बचा आपका कब, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, ये मौसम आपको 4 याद करने हैं जो इसमें पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है शीत ऋतु, यानी कि ऋतु के बारे में पढ़ना है। तो शीत ऋतु। अब शीत ऋतु क्या होती है भाई, कोई मुझे बता पाएगा शीत ऋतु क्या होते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसी परिमाण स्वरूप तापमान कम होता है, तो इसे उसे कहते हैं शीत ऋतु, यानी कि सर्दी की ऋतु। भाई जब सूरज यानी सूर्य की क्या होती हैं, किरणें धरती पर सीधी नहीं पड़ती हैं तो क्या होता है, ठंडी पड़ती है, यानी कि ठंडी पड़ती है तो सूर्य, यानी कि सर्दी होती है। सर्दी होती है तो सर्दी को, यानी ठंडी होती है तो ठंडी को क्या कहेंगे, तो शीत ऋतु का आगमन या शीत ऋतु होती है। ठीक है, ऐसे ग्रीष्म ऋतु, इसमें क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतम सीधी पड़ती हैं और तापमान अधिक होता है, इसलिए इन दिनों में गर्मी और सूक्ष्म पवनें बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिससे लू भी कहा जाता है। यानी कि आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, पहले शीत ग्रीष्म ऋतु पढ़ लेते हैं हम। देखिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे हम। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा भाई, इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पे सीधी रेखा नहीं पड़ रही, यानी कि सीधा सूरज नहीं पड़ रहा, और इस टाइम सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या है आपका, लू। लू का नाम सुना होगा, यानी कि लू क्या होती है, लू कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। दिन के समय गर्म और सूक्ष्म पवनें बहती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं, यानी कि दिन के समय गर्म एवं सूक्ष्म पवन बहती हैं जिसे लू कहते या कहा जाता है। ठीक है, तो
अब लू के कॉन्सेप्ट को आपको समझा होगा, जब आपने देखा होगा कि घर वाले क्या कहते हैं, लू में आम के पन्ना खाना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए। तो इस तरह का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वो होता है लू का। यानी कि आपके यानी कि शरद ऋतु भी हो गए, यानी शीत ऋतु भी हो गई, गर्म की ऋतु भी हो गई, लू भी हो गई। इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अब आता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ठीक है, दोनों शब्द याद रख लेना, आपको दोनों पूछे जाते हैं। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, इसको अन्य नाम वर्षा का मॉनसून या वर्षा का मौसम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए, पेन चेंज कर लिया हमने, तो किस नाम से जाना जाता है? इसे वर्षा के मौसम से भी जाना जाता है। जब मौसम यानी मानसून आने के आगमन होता है और पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थित की ओर बढ़ती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है भाई? आप जल्दी बताइए, बंगाल की खाड़ी लेफ्ट में होती है, राइट में होती है? देखिए, ये आपकी क्या है? वी शेप का है नीचे। इधर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, अरब सागर, यानी कि अरब सागर। ठीक है, और इधर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। अब क्या कहा गया है? बंगाल की खाड़ी यानी कि खाड़ी। अब आपको बताओ क्या कहा गया है, किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है मौसम? यानी कि पवने बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थिति की ओर बढ़ती है। यानी कि किस तरफ बढ़ती है? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की स्थिति की ओर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पवने यानी कि उन्हें मौसम में परिवर्तन करना होता है। यानी कि आपने जब मैप देखा होगा, जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसे 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 यानी घुमावदार 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 मैप दिखाया जाता है। जब आप अभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करें या कहीं भी सर्च करें तो पवनों का मैप देखिए, तो उसमें इस तरह से चक्र चक्र से मैप दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कि वो पवनों का आगमन होता है। और जब पवनें जाती हैं तो वो किस तरफ से जाती है? तो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यानी कि जब मानसून लौटता है, जब शरद ऋतु होती है, तो इस समय पवनें लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती। और बंगाल की खाड़ी किधर है? इधर, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो आपको क्या पता चला कि जब मौसम का आगमन होता है तो वो क्या होता है? बंगाल की अरब सागर में स्थिति की ओर बढ़ती है, यानी कि अरब सागर की स्थिति की ओर बढ़ती है। और जब जाती है तो बंगाल की खाड़ी की स्थिति की ओर जाती है। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए, यानी कि मौसम का आगमन और मौसम का लौटना। यानी कि मौसम मॉनसून के लौटने का कॉन्सेप्ट भी यही आपका मैंने क्लियर कर दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि एक में आपका बंगाली खाड़ी की तरफ जाएगी और एक में बंगाली खाड़ी से वापस आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए था आपको। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु। अब आता है जलवायु। तो जलवायु क्या है? किसी स्थिति पर अनेक वर्षा के में जलवायु क्या होता है? जलवायु देखिए, किसी भी स्थिति, सीधी सीधी बात यह है, किसी भी स्थिति पर वर्षा के मापे गए मौसम की औसत दशा का को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु क्या है आपका? किसी भी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम क्या की औसत की औसत। औसत वर्ड इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ अनुमानित नहीं होती, खासकर इन सब चीज़ों में। तो क्या कहलाता है? जलवायु
कहलाता है। आपने देखा होगा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का मौसम इतना होगा, आज का मौसम इतना होगा। ये शब्द अनुमान से क्यों कहा जाता है? भाई अगर कोई भी चीज़ हम 100% लेके चलें, आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज़पेपर में ये लिखा रहता है कि दिल्ली का तापमान आज इतना है, आज इतना है, आज का मौसम खुला रहेगा, और शाम तक आते आते वर्षा हो जाती है। तो वो कारण इसलिए कहा जाता है, अनुमान इसलिए लगाया जाता है। आप ये कहते हैं कि मौसम विभाग का अनुमान गलत है, तो अनुमान लगाया गया है भाई, अनुमान तो गलत भी हो सकता है। जैसे आपका ये कहा जाता है कि मेरे अनुमान लगा के इतने क्वेश्चन सही होंगे, तो अनुमान ही तो लगा रहे हो, कोई सही तो नहीं हो। फिर आता है मॉनसून जलवायु। मॉनसून जलवायु क्या होता है? भारत के जलवायु के मोटे तौर पर मॉनसून जलवायु भी कहा जाता है, यानी कि मॉनसून जलवायु भी कहा जाता है, क्योंकि 4 आपने अभी पढ़े, और 4 मॉनसून कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। ये रहे आपके शरद, गर्म यानी सर्दी, गर्मी, बरसात और सर्द। ठीक है, ये मॉनसून के कारण भारत को मॉनसून जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। अब मॉनसून शब्द का कहाँ से आया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉनसून शब्द पर। इसे पहले मिटा लेते हैं, क्योंकि पेज बर्बाद हमें नहीं करना, और दूसरा हमें समय बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद इसका मतलब ये है कि आज है 31 तारीख, कल से आपका नया हो जाएगा, और फरवरी तक आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी आपके 100 नंबर की कवर हो जाएगी। फिर होगा आपका दम यानी कि जम के टेस्ट, और जब आपका टेस्ट होगा तब पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और कितनी आपने तैयारी करी है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पेन भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपका, चलिए अब कौन सा ले, ये ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्या, मौन, यानी कि मौन, मौसम लिख लिया, मॉनसून है पहला, तो क्या है, मौन सून। अब मॉनसून शब्द कहाँ से है, अरबी भाषा के मौसम से निकला, यानी कि ये क्या है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया, अरबी भाषा के इससे लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत में स्थित उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिक वर्षा मानसून पवनें होती है, यानी कि आपको ये सब समझ में आ गया। अब आता है जो भारत की स्थिति किस में है, जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति किस में, उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मॉनसून पवने से होती हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस में, उष्णकटिबंधीय में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आती है, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई सारी बातें, मॉनसून क्यों है, उष्णकटिबंधीय के कारण। फसलें आपको पता ही है, फसल क्या क्या रोल होता है। जो आपकी फसलें होती हैं भारत में सभी फसलें या फसलें मान लीजिए, क्योंकि फसलें किस पर निर्भर है, हमारे मौसम पे, मॉनसून पर निर्भर।
होती हैं। क्यों होती हैं भाई? आज भी आपने देखा होगा, चाहे कहीं भी चल जाए आप, भारत का सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि भारत एक तो प्राकृतिक तौर पर सब्जियां उगाता है, दूसरा मौसम के अकॉर्डिंग सब्जियां उगाता है, तो उसमें थोड़ी स्थिति अच्छी रहती है। अब ये कॉन्सेप्ट जैसे बाहर के कॉन्सेप्ट हैं, आपने सुना होगा कि वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड केसर उगाने की योग्य नहीं है, पर वो तब भी आर्टिफिशियल तौर पर केसर उगाए जा रहे हैं। तो यह इस तरह की जो स्थिति होती है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है और कहीं ना कहीं सब चीज़ों को नाश मारने वाली चीज़ें होती हैं। तो किसी स्थिति में जलवायु की स्थिति, ऊंचाई, समुद्री दूरी, उच्चावच पर निर्भर करने पर, मौसम की बर्फ, ठंडे और इन सब चीज़ों को निर्भर करते हुए फसलों की उगाई यानी फसलों का निर्माण होता है। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति और हम मानव की यानी कि वनों की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये क्या है? अब जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जैसे हमारे चारों ओर जितनी वनस्पति, जैसे हम किसे मान लीजिए, नीम है, आम है, वृक्ष, इतने पत्ते हैं, घास, झाड़ियाँ, पेड़ जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। याद रखना, जो भी घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से के उपज जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो घास, झाड़ी तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं यानी उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के तौर पर मानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है वो है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। यानी कि वनों की आवश्यकता क्यों है भाई? आपको वनों की आवश्यकता, सबसे इम्पोर्टेंट, आप रह रहे हैं धरती पर और आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमें बहुत से कामों के लिए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें आवश्यक है। फिर क्या है? हमारी जो मिट्टी का जो नरमता है यानी कि मिट्टी की जो अपरदन, एक तरह से शक्ति को बढ़ाने का काम क्या करते हैं? पेड़ करते हैं। सुरक्षित रखने का काम क्या करते हैं? पेड़ करते हैं। बाढ़ जब आ जाती है, आपने एक नाम सुना होगा बाढ़ आने पर, कि आपके जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को यानी कि एक मिट्टी की शक्ति को प्रदान करते हैं, जिससे वो जोड़े रखते हैं। तो इस तरह से पेड़ों का जो काम होता है वो यही होता है कि वो शक्ति का निर्माण करते रहें, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं यानी कि पेड़ आवश्यक क्यों है? पेड़ आपके आवश्यक बहुत कामों के लिए आपको खाना देते हैं। एक तरह से आपके जो मौसम में परिवर्तन होते हैं वो भी पेड़ों के कारण होते हैं। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी कि अगर आपको ओजोन परत में नुकसान होने लगे, और वो कैसे होता है? जब पेड़ों की कटाई से होता है। यानी कि आपको दवाई भी पेड़ से मिलती है, आश यानी घर भी आपको पेड़ से बनता है, चारा, ईंधन, खेल के सामान, फर्नीचर, ऑक्सीजन, शहद के जो यानी शहद कहाँ से मिलता है? जब मधुमक्खी आपके फलों से इस तरह की चीज़ें चुराती हैं, यानी किस तरह की, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्या मिलती है, इसलिए हमें वनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? वन्य प्राणी। वन्य प्राणी क्या है? वन्य प्राणी चलिए आपको लिख भी देते हैं हम, जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या है? वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी क्या होते हैं भाई, ये बताओ मुझे। वन्य प्राणी वो होते हैं
वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवनों के निवास का स्थान है, यानी कि जो जंगल है वहाँ पर सभी तरह के पक्षी, कीट, यानी कि सब चीज़ रहते हैं। और हमारा जो कौन है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में, भारत। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, यानी कि बाघ है। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाएगा, पक्षी कौन सा है, पक्षी हमारा मोर है। तो पक्षी पशु हो गया, और पक्षी पक्षी कौन है, वो है मोर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो ये जो इस चीज़ यानी कि इस चैप्टर में आपके यही चीज़ें बताई गई थी। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर था, यानी कि आपका ये जो चैप्टर था, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर बच रहा था छठी क्लास का, वो भी आपका कवर हो गया है। तो आपको अब 6th क्लास की एनसीईआरटी के तौर पर आपको सारी चीज़ें कवर करा दी गई हैं, यानी कि ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी आज आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे इन सब वीडियो का आपको भी लाभ मिले, आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। 100 नंबर जो हैं, 100 नंबर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में बटे हुए हैं। चारों में आपको 25, 25, 25 और 25। इकोनॉमिक्स को का पार्ट कम ले लेंगे, तो तब भी हम 20 नंबर का इकोनॉमिक्स का पार्ट लें तो कितने बचे, 80। 80 को डिवाइड करो 3 से, और आपका कितना आ जाएगा, लगा लो उतने नंबर आपको चाहिए। अगर हम मान के चले तो हिस्ट्री 30, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल 30। हिस्ट्री और पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हिस्ट्री 30 को ले लेंगे, पॉलिटिकल इसको 20 का कहना हमारा ज्योग्राफी, और 20 की हमारी पॉलिटिकल। ऐसे आएगा आपका पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये आपका पेपर का पैटर्न है। और याद रखना, अगर आप एक भी एनसीईआरटी कवर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर करके जिससे इस तरह की वीडियो और मिल रहे। थैंक यू।